Assalamualaikum students, welcome to Apyar Medicals. Hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss in detail about रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा रूट होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। द फर्स्ट ब्रीथ टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। जो सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, सबसे पहले ब्रीथ करते हैं, वो सिर्फ अपनी पैदाइश के टाइम करते हैं जब हमारी बर्थ होती है। अगर इंट्रायूटेरल लाइफ में देखा जाए तो फीटल के लंग नॉन फंक्शनल होते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है वो फीटल के ब्लड और मदर के ब्लड के दरमियान हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट इज 12 to 16 पर मिनट। अडल्ट में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 पर मिनट। लेकिन अगर बेबीज में देखा जाए, न्यूबॉर्न्स में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी रेट होता है 30 to 60 पर मिनट। अब आगे रेस्पिरेशन की टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। मतलब जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा हमारे ब्लड और लंग्स के दरमियान, तो उससे क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड में बेसिकली हमारे पास उसने क्या करना होता है, उसने डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज करवाना होता है। ये ब्लड का एक फंक्शन है कि उसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाना होता है। तो वो एक्सचेंज जब ब्लड और लंग्स के दरमियान होगा तो उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन अगर वो एक्सचेंज हमारे ब्लड और टिश्यूज के दरमियान होगा उसे कहा जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फेसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मींस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब एयर को हम लोग सराउंडिंग से या एटमॉस्फेयर से इनहेल करेंगे, अपनी बॉडी में लेकर जाएंगे, उसे कहा जाएगा इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन है ये एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि एक्सपायरेशन ये कौन सा प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम लोग अपनी बॉडी से, अपने लंग्स से एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, इसे कहा जाता है एक्सपायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें हमारे पास आता है नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नोज का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, ये स्मेल करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से। इसमें हमारे पास हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होने के लिए आएगा तो वो वहाँ पे ही हमारे नोज में ट्रैप हो जाएगा, हेयर्स में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, और वो फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये एयर को हमारी बॉडी में एंटर होने में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फेरिंग्स। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहा जाता है। इसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल पढ़ा था। इसके अलावा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये एयर को फर्दर लैरिंग्स तक पुश करता है। लैरिंग्स हमारे पास आ रहा है, इसको ग्लोटिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जा सकता है। बेसिकली लैरिंग्स का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इट प्रोटेक्ट्स अवर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम एस्पायरेटिंग फूड इनटू विंड पाइप। मतलब कि अगर हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो ड्यूरिंग ब्रीथिंग को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। अगर वो हमारे विंड पाइप रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा तो ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली एक लॉन्ग विंड पाइप होता है, या इसको लॉन्ग ट्यूब भी कह सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना इस तरह से आ रहा है ट्रैकिया, जो कि आगे फर्दर डिवाइड होता है, बाइफरकेट होता है और क्या बना देता है,
ब्रोंकाई। जो राइट ब्रोंकाई है वो राइट लंग में ओपन होता है, जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में ओपन होता है। अब ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर इस तरह से ना ब्रांचेस में डिवाइड होकर ना क्या बना देते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स के आगे ना हमारे पास इस तरह से छोटे 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 से क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, जो कि क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं। इन क्लस्टर्स को कहा जाता है एल्वियोलर सैक। लास्ट वन हमारे पास आ रहा है लंग्स। लंग्स ने क्या करना होता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना होता है। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसको डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यूज तक डिलीवर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी यूनिट फॉर्म्स टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल साइड होती है, वो क्या कंपोज कर रही होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट। टर्मिनल साइड पे हमारे पास ब्रोंकाई आ रहे होते हैं, एल्वियोलाई आ रहे होते हैं और लंग्स आ रहे होते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। हमारे लंग्स का जो बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, रेस्पिरेटरी यूनिट। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो मेनली जो हमारे लंग्स का कंपोज हुआ होता है, हमारे लंग्स में क्या होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, जो मतलब जो फर्दर सब डिवाइड होकर ना लेफ्ट ब्रोंकाई जो होता है वो लेफ्ट लंग में आ रहा होता है, जो राइट ब्रोंकाई होते हैं वो राइट लंग में आ रहे होते हैं। वो फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकायोल्स बनाते हैं और आगे फर्दर हमारे पास उसमें एल्वियोलाई आ रहे होते हैं, जो कि एक क्लस्टर फॉर्म में आ रहे होते हैं, जिसे कहा जाता है एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इट इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इस तरह से आ रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, जो आगे फर्दर डिवाइड होके हमारे पास क्या बना देते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स। और यहाँ पे हमारे पास ना फर्दर इस तरह से ना एल्वियोलर डक्ट आ रही होती हैं। इन एल्वियोलर डक्ट पे हमारे पास ना इस तरह से ना एल्वियोलाई होते हैं। इस सिंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। लेकिन ये जब क्लस्टर्स की फॉर्म में इस तरह से ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इसे कहा जाएगा एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट आ रहे हैं एल्वियोलर सेल। टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स हैं ये बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जो हमारे 95% सेल्स होते हैं ना वो कौन बना रहा होता है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। जो रिमेनिंग 5% होते हैं वो कौन बना रहा होता है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। इसका हमने बताया इससे कितने परसेंट बनाने हैं, 95%। और जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल है ये साइट ऑफ एक्सचेंज मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए बना रहा होता है एल्वियोलस और ब्लड के दरमियान गैस ताकि एक्सचेंज हो सके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर एक साइट प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं ये सेक्रेट कर रहे होते हैं एल्वियोलर फ्लूइड को। नेक्स्ट इसके फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास ये हमारे लंग्स आ रहे हैं। जो हमारे लंग्स है ना ये फर्दर इनकी जो इनक्लोजिंग हुई होती है ना, यहाँ पे हमारे पास ना 2 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर होती है ना वो होती है विसरल, जबकि जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, पेराइटल। अब इन लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस आ रही है इसे कहा जाता है इंट्रा प्लूरल स्पेस। इंट्रा प्लूरल स्पेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो 2 लेयर्स है ना इनको कहा जाता है प्लूरा। जो आउटर लेयर है वो हमने बताया कौन सी होती है, विसरल, जबकि जो इनर लेयर है वो कौन सी होती है, पेराइटल। अब प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होगी उसे कहा जाएगा इंट्रल प्लूरल स्पेस। और इंट्रल प्लूरल स्पेस के दरमियान ना हमारे पास फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड या फिर इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड ने बेसिकली एज अ लुब्रिकेंट वर्क करना होता है, फ्रिक्शन से बचाना होता है।
नेक्स्ट हमारे पास अब आ गए हैं इसके फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को स्मेल करना। हमारे नॉस्ट्रिल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में ना कुछ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस में स्मेल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वोकलाइजेशन। इसमें लैरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहा जा सकता है, जो कि स्पीच करने में, बोलने में हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। इसमें हमारे पास नोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हेयर्स होते हैं। अगर कोई डस्ट पार्टिकल एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो हेयर्स में या म्यूकस मेम्ब्रेन में वो ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फर्दर भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाए इसके बावजूद भी, तो दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। एक स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स होता है। कफ मतलब खांसना और स्नीजिंग मतलब कि छींकना। छींकने के थ्रू या खांसने के थ्रू हम लोग उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिफेंस मैकेनिज्म। में भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं डिफेंस के लिए, जैसे कि मास सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, तो कुछ वाटर भी जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इसके थ्रू रेगुलेट रहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है तो उसके थ्रू कुछ हीट भी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है, वो रेगुलेट रहता है। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.